Hello friends, I'm Raj Deepak Singh, and as I've told you that this is my new YouTube channel. So in this particular video I'm going to give you best of 45 question of management and ethics. This is like I have given earlier also videos regarding best of 45 in management and ethics, और इस वीडियो में भी मैं आपको लाइक बेस्ट ऑफ 45 दे रहा हूँ फॉर द मैनेजमेंट एंड एथिक्स सब्जेक्ट. ओके, सो दिस बेस्ट ऑफ 45 मैंने आपको क्या बोलते हैं लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस में भी दिया है. तो ये जो बेस्ट ऑफ 45 है ये आपको डील करेगा लाइक इन अर्लियर वीडियोज़ आई हैव टोल्ड यू दैट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइक क्वेश्चंस को कनेक्ट करने में. ओके, क्वेश्चंस और जो भी आप क्या बोलते हैं टॉपिक्स और सब टॉपिक्स कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं कनेक्ट करेगा, ताकि आप एक क्या बोलते हैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट या फिर ओवरव्यू ले सको विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस. ओके, बिकॉज सिलेबस बहुत वाइडर है. अगर आप इंडिविजुअल करने जाओ तो नहीं कर पाओगे. यू हैव टू लाइक स्टिक टू द सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एंड जो मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ आपको, ये लाइक सारे जितने भी बेस्ट ऑफ 45 क्वेश्चन है ये सारे सब टॉपिक्स को टच करता है. ओके, सो यही बेनिफिट है ये बेस्ट ऑफ 45 जो है मैनेजमेंट एंड एथिक्स का. सो बिफोर वेस्टिंग टाइम I just want to tell you one more thing that after from 2 weeks I have not like posted any videos. I have told in my message also that I have like health issues, but we are going to start freshly of best of 45s on management and ethics. Okay, so let's start the session. So our first question is, which style is usually followed by managers who strongly believe in classical theory of management? Okay, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच स्टाइल इज़ यूजुअली फॉलोड बाय मैनेजर स्ट्रांगली बिलीव इन क्लासिकल. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. तो सबसे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है ये होता है कन्वेंशनल, आप कह सकते हो कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. अब कन्वेंशनल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एक ही होता है. ये होता क्या एक्चुअली में, लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द बिलीव दैट वर्कर्स ओनली हैव एन इकोनॉमिक नीड्स. इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ सोशल नीड्स. मतलब कि ये पूरी तरह जो भी हमारे कन्वेंशनल होते हैं या क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये पूरी तरह क्या बोलते हैं डिपेंड होते हैं किस पे, ये पूरी तरह डिपेंड होते हैं इकोनॉमिक पे. लाइक आपके कि उससे हमें क्या बोलते हैं बेनिफिट क्या मिल रहा है, लाइक टारगेट्स क्या हैं, हम टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं. आप ये भी कह सकते हो लाइक प्रॉफिट से होता है. प्रॉफिट यानी कि ये जो कन्वेंशनल होता है और जो क्लासिकल होता है ये टोटली डिपेंड होता है प्रॉफिट पे, कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं जो भी हम काम कर रहे हैं. ये पीपल्स पर्सपेक्टिव नहीं होता है. अगेन आई एम सेइंग ये मनी पर्सपेक्टिव होता है, पीपल्स पर्सपेक्टिव नहीं होता है. क्या क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला है कि विच स्टाइल इज़ यूजुअली फॉलोड बाय मैनेजर स्ट्रांगली बिलीव इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. तो वो होता है कंजर्वेटिव स्टाइल. कंजर्वेटिव स्टाइल का मतलब होता है कि क्लासिकल स्टाइल, कन्वेंशनल स्टाइल, पैराडॉक्सिकल स्टाइल, मतलब कि जो आपका चलता आ रहा है. कंजर्वेटिव मतलब होता है कि जो आपका चलता आ रहा है उस स्टाइल को फॉलो करना है, यानी कि पुराना. आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कंजर्वेटिव का मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जो हमारे जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो स्टाइल को फॉलो करते हैं, या जो 50 साल से 60 साल से जो 100 साल से जो भी स्टाइल फॉलो हो रही है उसको हम लोग कंजर्वेटिव स्टाइल करते हैं. उसको भी अभी फॉलो किया जा रहा है. ओके, सो आप उस स्टाइल को कंजर्वेटिव स्टाइल कहते हो. तो ये बोला गया है कि विच स्टाइल इज़ यूजुअली फॉलोड बाय मैनेजर स्ट्रांगली बिलीव इन क्लासिकल. तो मैंने आपको बताया कि क्लासिकल थ्योरी ही कन्वेंशनल है, पैराडॉक्सिकल है. इसका मतलब ये कंजर्वेटिव हो जाएगा. ओके, कंजर्वेटिव स्टाइल. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू एडिशनल थिंग्स इन दिस क्वेश्चन दैट मैनेजर्स के जो होते हैं
जो मैनेजर्स के होते हैं वो 4 स्टाइल्स होते हैं ऑफ मैनेजर्स। एक होता है आपका इम्प्लाइड स्टाइल, एक होता है आपका एंटरप्रेन्योर स्टाइल, एक होता है मेथोडिकल स्टाइल और एक होता है कंजर्वेटिव स्टाइल। ये 4 टाइप्स होते हैं किसके, मैनेजर्स के स्टाइल के। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल स्टाइल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजेरियल स्टाइल। द फर्स्ट वन इज़ योर इम्प्लाइड, एंटरप्रेन्योर, मेथोडिकल और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ आप मेथोडिकल क्या होता है। तो मेथोडिकल स्टाइल मैनेजर्स के वो स्टाइल होते हैं जिसमें वो एक सर्टन मेथड को फॉलो करते हैं। लाइक लेट सपोज कोई काम है, ठीक है। अब एक काम को लेट सपोज ये कोई वर्क वन है, इसको अगर कंप्लीट करना है तो इसको एक मेथड से गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो अगर हम ये मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है, W1 काम को करने के लिए अगर हम M1 मेथड फॉलो करते हैं तो उसे हम मेथोडिकल स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर स्टाइल क्या होता है। एंटरप्रेन्योरल स्टाइल का मतलब होता है, मैं इसको आपको एक डेफिनेशन देता हूँ। देखो, एंटरप्रेन्योरल स्टाइल इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव थ्रू इनोवेशन, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनेजिंग द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। मतलब कि एंटरप्रेन्योरल जो स्टाइल होता है उसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग एंड मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट करता है। क्यों मोटिवेट करता है? टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव थ्रू इनोवेशन करके, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, यानी रिस्क को लेकर के हम उसको अच्छे से आउटपुट में कन्वर्ट करें, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्लीमेंट करके, मैनेजिंग द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ओके, सो दिस इज़ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर मैं एक तरह से आपसे ये कह दूंगा कि ये लाइक वर्क ओरिएंटेड होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कैसे डील करता है। और इम्प्लाइड स्टाइल में क्या होता है बेसिकली कि इम्प्लाइड स्टाइल का मतलब होता है कि इट डज़ नॉट फॉलो वन मॉडल। ये एक मॉडल को फॉलो नहीं करता है, रादर ये बहुत सारे मॉडल्स को फॉलो करता है जो सूटेबल हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इम्प्लाइड का मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज़ कि ये W1 W2 दो वर्क हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 मेथड हैं, M1 M2 M3 और M4। अब इसमें ये बोला गया है कि जो W1 वर्क है वो M3 और M4 से हो सकता है और जो W2 वर्क है वो M1 और M2 से हो सकता है। तो अगर W1 को हम M3 और M4 किसी एक मेथड से सॉल्व कर दें और W2 को हम M1 और M2 मेथड से सॉल्व कर दें तो ये बेसिकली इम्प्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये इम्प्लाइड स्टाइल्स होती है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मेथड को वो जिस सिचुएशन में वो मेथड को ढाल ले और वो उस काम को कर दे, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड स्टाइल। Look friends, this topic is very important. Like they are going to ask these type of question for sure in the exam. Like the manager styles, managers के जो styles होते हैं, this implied, entrepreneur, methodical and conservative style. So you have to very much detailed about these type of सब टॉपिक्स। ओके, आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे बताया क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर आएंगे कि मैनेजर्स से रिलेटेड, उनके स्टाइल से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि इम्प्लाइड में क्या होता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से मेथड को सिलेक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, बिजनेसमैन होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करके वो अपने काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेथोडिकल में क्या होता है, सर्टेन मेथड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जो मेथड जिसमें सूटेबल हो वो मेथड वो सेलेक्ट कर लेगा। और कंजर्वेटिव स्टाइल जो होता है वो हमारा क्लासिकल होता है। क्लासिकल मतलब ही होता है कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल और पैराडॉक्सिकल, यानी कि जो पुराने लोग करते आ रहे हैं उसको हम लोग फॉलो करें। ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन।
Now move to the next question. Our next question is, which of the following is not a scientific management theory given by F.W. Taylor? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज गिवन बाय फ्रेडरिक विंसेंट टेलर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक विंसेंट टेलर हैं कौन। तो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर को बोला जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फ्रेडरिक विंसेंट टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये फादर हैं किसके? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द फ्रेडरिक विंसेंट टेलर। ओके, again I am saying this question they are going to ask in exams for sure कि who is the father of scientific management. Okay, who is the father of scientific management? तो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर is the father of scientific management. And wait 1 second, I just want to add one more thing to this question. एक सेकेंड। ओके हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर मैंने बताया आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। तो लुक, जो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर हैं इन्होंने कुछ लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट से मतलब रिलेट करते हुए कुछ इनके प्रिंसिपल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा इसका प्रिंसिपल नहीं है, नॉट अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सा नहीं है। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क है। ठीक है, ये डिवीज़न ऑफ वर्क है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क ये बेसिकली ये किसका है? ये आता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयल। जो फेयल का प्रिंसिपल है, हेनरी फेयल का 14 प्रिंसिपल, उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। सो ये फ्रेडरिक विंसेंट टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी का उसका पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ नॉट अ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज गिवन बाय फ्रेडरिक विंसेंट टेलर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of the following are the activities identified by Henry Fayol? तो हेनरी फेयल के द्वारा कौन सी एक्टिविटीज़, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हेनरी फेयल है ये बहुत ही फेमस हैं अपने 14 प्रिंसिपल्स के लिए। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयल। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना चाहिए अगर आप मैनेजमेंट एंड एथिक्स पढ़ रहे हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाइड बाय हेनरी फेयल। तो हेनरी फेयल के द्वारा जो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की गई थी वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेनरी फेयल इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। लुक, हेनरी फेयल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है और फ्रेडरिक विंसेंट टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये दो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नाउ ही डेवलप द थ्योरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट विच इज़ अप्लाइड इक्वली टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 6 एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है असाइनिंग, एक होता है कमर्शियल और एक होता है सिक्योरिटी एंड मैनेजेरियल। ठीक है, ये 6 एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आइडेंटिफाई की थी किसने? हेनरी फेयल ने। पहला क्या है? टेक्निकल है। टेक्निकल यानी कि टेक्निकल नॉलेज जो जो वर्कर्स करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है असाइनिंग, एक होता है कमर्शियल, एक होता है सिक्योरिटी एंड एक होता है मैनेजेरियल। ओके, सो दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ हेनरी फेयल। Important question again. Now move to the next question. Who has been called as the father of social system school? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पे भी जिसका भी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, father of like this who has been called as the father of social system school and also discussed decision making process and suggested participation of employees at all level. तो ये है चेस्टर आई बर्नर्ड, one of the most important question. Look friends, this question they are going to ask for sure कि चेस्टर आई बर्नर्ड जो होते हैं उन्हें बोला जाता है कि फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल है। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल। कौन? चेस्टर आई बर्नर्ड। अब चेस्टर आई बर्नर्ड
ने और भी चीज़ें जो डिस्कस की थी, लाइक मेकिंग प्रोसेस एंड सजेस्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, ठीक है। ऑल्सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को इन्होंने इंक्लूड किया था और ये सजेस्ट किया था कि पार्टिसिपेशन जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हर लेवल पे पार्टिसिपेट करें, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो बॉटम लेवल होते हैं 3 लेवल, उसमें पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ का फॉर श्योर तीनों लेवल में इंटर हो, इंट्रा नहीं हो, इंटर हो, ठीक है, इंटर पार्टिसिपेशन हो। सो फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल इज़ चेस्टर आई बर्नर्ड। लोग यहाँ पे लिखा है कि चेस्टर आई बर्नर्ड बिलीव दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कुड बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in any field. He suggested participation of employee at all managerial levels and discussed the decision making process. He is considered informal he is considered informal organization as is considered informal organization as an essential part of formal organization, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली जो चेस्टर आई बर्नर्ड है उनको सोशल सिस्टम स्कूल का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट में, उन्होंने ये सजेस्ट किया था ही सजेस्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स, ये मैंने आपको बता दिया, एंड डिस्कस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिस्कस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी सबका क्या बोलते हैं, योगदान हो, ठीक है। दैट इज़ वाई ही कंसिडर्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम इंटर हो जाते हैं, लाइक जो बॉटम लेवल के लाइक जो वर्कर्स होते हैं वो मैनेजर से बात कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर से बात कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये इनफॉर्मल एक पार्ट हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। लुक, इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही डिफरेंस है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक हायरार्की चलती है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं चलती है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपका जो वर्कर है वो डायरेक्टली मैनेजर से बात कर सकता है, या फिर वो डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर से बात कर सकता है, या फिर असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टली जो मैनेजर से ऊपर होते हैं लाइक चीफ मैनेजर्स होते हैं उनसे वो डायरेक्ट बात कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेस्टर आई बर्नर्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद टाइम एंड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद टाइम एंड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो बेसिक जो होते हैं, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये आपको सबसे बेसिक चीज़ है। ये आपको अगर पता रहेगी तो आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस को लाइक समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो जो बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, ठीक है, PLANNING, ठीक है। ये हायरार्की है, ऐसे ही चलता है। प्लानिंग के बाद दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, ORGANISING, ऑर्गेनाइजिंग। फिर प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप स्टाफिंग करोगे। स्टाफिंग मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, वर्कर्स का रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग के बाद आप उनको डायरेक्ट करोगे कि क्या क्या काम करना है, डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद जो आखिरी आता है वो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। ये हायरार्की है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है प्लानिंग, यानी कि पहले आपने प्लान किया, फिर उस प्लान को ऑर्गेनाइज़ किया, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप उसकी स्टाफिंग कर रहे हो। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि इस काम को करने के लिए आपको जो वर्कर्स चाहिए उनका रिक्रूटमेंट कर रहे हो। फिर रिक्रूटमेंट जब उनको आपने कंपनी में ले लिया तो आप उनको डायरेक्ट उनका काम समझा रहे हो कि आपको क्या काम करना है। फिर उसके बाद होता है कंट्रोलिंग, जो इन सब का लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कंट्रोलिंग, कि आपका काम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। वो कौन करता है, वो कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
अगर आप मैनेजमेंट एंड एथिक्स को समझना चाहते हो तो ये 5 बेसिक्स आपको पता होने चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, like basic function of the management. Okay, planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब लेट कम टू दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद टाइम एंड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. जो सबसे पहले तो वो टाइम के साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप है एंड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट. इसका मतलब ये है कि वो प्लानिंग होता है. लुक, प्लानिंग में क्या होता है बेसिकली कि हम प्लानिंग जो भी हम करते हैं, लाइक सर लेट सपोज हमारे पास एक काम दिया गया है, W1 वर्क है. अब इसके लिए हम प्लान करेंगे कि हमको इसमें क्या क्या चाहिए. तो प्लानिंग में क्या होता है कि जितने भी मटेरियल हम उठाएंगे, जितनी भी चीज़ें हम उठाएंगे, वो सारे फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे. ठीक है, वो ट्रू होंगे, फैक्ट्स होंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होता है. तो इसमें बोला है कि इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो फैक्ट्स पे जो बेस्ड होते हैं वो प्लानिंग होते हैं. जो भी डाटाज आपको प्लान में मिलेंगे वो मतलब इसके पार्ट होते हैं. ठीक है, प्लानिंग. तो ये आपका आंसर हो गया. सो लुक, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें ये भी लिखा है कि एक सेकेंड, इसमें ये भी लिखा है कि प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Planning is the primary function of management. It is based on objective and policies. ठीक है, it is a process of deciding in advance what is to be done, how, when and by whom it is to be done. यानी कि प्लानिंग जो होता है ये प्राइमरी फंक्शन, सबसे बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. इसका ये ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ पे बेस्ड होता है. लाइक क्या हमको करना है, क्या क्या हमारी पॉलिसीज़ है. ठीक है, और ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस. ये हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही काम को शुरू करने से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसको हम लोग इंक्लूड करेंगे तो हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. डायनेमिक मतलब होता है कि हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं. एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी. और ये इसमें जो डायरेक्शन होता है वो फोकस इस पे होता है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है काम को करने की. ठीक है, सो planning is the correct answer of this particular question. Now move to the next question. Look, in this question I have tell you about the function of management. Again I am saying function of management is one of the most important topic, you can say that, which you have to cover if you are preparing for the management and ethics. Because function of management एक आप ये समझ लो बेसिक है. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्लानिंग है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइम बाउंड प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें क्वांटिटेटिव का मतलब समझाऊंगा. क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ में हो. ठीक है, यानी कि लाइक जिसके रुपीज़ में या फिर जो वैल्यूज़ में बताया हो. दो टाइप के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है. इसमें पूछा है क्वांटिटेटिव यानी जिसमें जो नंबर्स में बात करें. ठीक है, वो क्वांटिटेटिव होता है. तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइम बाउंड प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म. वो बजट में होता है. ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि जो बजट पेश किया जाता है उसमें लाइक डिफरेंट योजना होती हैं. ठीक है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं. तो उस योजना के लिए एलोकेशन होता है, फ़ंड का एलोकेशन होता है और उसके अमाउंट्स होते हैं. लाइक 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ और 90,000. लाइक अगर 5 योजनाएं हैं तो लाइक उनके अलग अलग वो होते हैं, क्या वैल्यूज़ होते हैं कि हाँ इसको हम 60,000 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं, इसको 70,000, 80,000. तो ये योजना का जो अमाउंट एलोकेशन है इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स. ठीक है, और इसलिए ये बजट में यूज़ होता है. ये किस में यूज़ होता है? बजट में यूज़ होता है. रिमेंबर दिस. ना ही ये रूल्स में यूज़ होता है, ना ही पॉलिसीज़ में यूज़ होता है, ना ही स्ट्रेटजीज़ में यूज़ होता है, ना ही प्रोग्राम्स में यूज़ होता है. क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो रूल्स होते हैं, ये सारे बजट्स में आ जाते हैं.
रिमेंबर दिस, ये रूल भी बजट में आ जाएगा, ये पॉलिसीज़ भी बजट में आ जाएंगी, ये स्ट्रेटजीज़ भी बजट में आ जाएंगी और ये प्रोग्राम्स भी बजट में आ जाएंगे। तो बजट एक तरह से आप समझ लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज है। इसलिए इसमें जो क्वांटिटेटिव टर्म्स होगा वो बजट में यूज़ किया जाता है। रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following decision are made with respect to problems which are non-repetitive, unique, and about which required knowledge and information are not available? Okay, so again this is most important question. Now इस क्वेश्चन में बोला है कि which of the following decision are made with respect to problems which are non-repetitive, unique, and about which required knowledge and information are not available. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं। ठीक है, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं जो क्या बोलते हैं मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो नॉन प्रोग्राम। लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करो तो टोटल 8 प्रकार के डिसीजन मेकिंग होते हैं। ठीक है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं। अब मैं ये 8 तो बताने नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक आई हैव टू मेक शॉर्ट वीडियो, तो ये 8 तो मैं बताने नहीं जाऊँगा। हाँ, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लाइक प्रोग्राम्ड भी वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस भी होते हैं, टैक्टिकल डिसीजंस भी होते हैं, स्ट्रैटेजिक भी होते हैं, इंडिविजुअल। 5 तो ये हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं, बट लेट स्टिक टू दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में जो बेसिक पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस आर मेड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स विच आर नॉन रिपीटेटिव, यूनिक, एंड अबाउट विच रिक्वायर्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल। तो इसका आंसर नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लोग कई सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कई सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो या तो रिपीटेटिव होंगे या फिर यूनिक होंगे। या तो रेपिटेटिव होंगे, REPTITIV, रेपिटेटिव होंगे, या फिर यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स इससे पहले नहीं आए हैं। ठीक है, और रेपिटेटिव का मतलब कि जो प्रॉब्लम्स केप्ट ऑन लाइक होते रहते हैं, जो आम बात है। तो अगर यूनिक प्रॉब्लम्स हैं तो वो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस लाइक उसमें यूज़ होगा। क्योंकि नॉन प्रोग्राम्ड का मतलब ही है कि उसकी प्रोग्रामिंग पहले से नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि आपने प्रॉब्लम देखा, तुरंत उसका सॉल्यूशन बता दिया, वो क्या हो गया, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस हो गया। प्रोग्राम डिसीजन में क्या होगा कि आपके पास लाइक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो रिपीटिटिव है यानी कि वो पहले हो चुका है, यानी उसके पास आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। लाइक अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और वो रिपीटिटिव प्रॉब्लम है तो आपके पास वो पहले से उसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आपको पता है कि इस केस में हमें क्या डिसीज़न लेना है, तो वो बेसिकली प्रोग्राम्ड डिसीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसमें आ गया। एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जो मैंने आपको बता दिया कि यूनिक प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम पहले से फेस नहीं हुई है उसमें यूज़ होता है। रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन आई एम सेइंग। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी रिपीटेटिव और यूनिक के टर्म में। अगर यूनिक है तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है। नॉन प्रोग्राम का मतलब कि जिसकी प्रोग्रामिंग पहले से नहीं की गई है, यानी कि आपने प्रॉब्लम देखा, आपको लगा कि ये यूनिक प्रॉब्लम है तो उसके बेस पे आपने डिसीज़न लिया, तो वो नॉन प्रोग्राम डिसीज़न होगा। लेकिन प्रोग्राम डिसीज़न में क्या होगा कि पहले से वो प्रॉब्लम बहुत बार फेस की गई है, उसका सॉल्यूशन पता है, रिपीटेटिव है वो, तो आपने उस चीज़ डिसीज़न को यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये तो 2 इम्पॉर्टेंट हो गए, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स विच आर नॉन रेपिटेटिव। ये देखो लिखा हुआ है नॉन रेपिटेटिव का मतलब कि जो कि रिपीट नहीं हुए हैं पहले, जो कि यूनिक हैं, लाइक जो जिनमें रिक्वायरमेंट है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, विच रिक्वायर्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल, तो वो किस में होंगे,
वो होंगे नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन इज़ द करेक्ट आंसर। ये दो मैंने आपको बता दिए कि प्रोग्राम्ड डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होता है। अब आता है जो दो इम्पॉर्टेंट है, एक है आपका टैक्टिकल डिसीजंस और एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन। लुक, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक ये बहुत पूछता है एग्ज़ाम में ये दो। और एक होता है इंडिविजुअल डिसीजंस। तो इंडिविजुअल तो बहुत सिंपल होता है कि लाइक कोई एक प्रॉब्लम है तो उसमें इंडिविजुअल अगर कोई मैनेजर है वो कैसे उसको डील करता है, उसकी अपनी पर्सनल डिसीज़न, लाइक उसकी अपनी पर्सनल सोच, उसका अपना पर्सनल व्यू क्या है उसको सॉल्व करने का, वो होता है इंडिविजुअल डिसीजन। अब आ जाइए आप टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं। लोग, टैक्टिकल डिसीजंस में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में ये डिफरेंस है। टैक्टिकल, ये टैक्टिकल टी से मैं डिनोट करता हूँ, स्ट्रैटेजिकल एस से। टैक्टिकल ये क्या होता है, ये नैरो वे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिकल क्या है, ये ब्रॉड वे कॉन्सेप्ट है। यानी कि ब्रॉड वे कॉन्सेप्ट यानी कि टैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल के अंडर है। लाइक अगर ये टैक्टिकल है तो इसको आप सिलॉगिज्म से समझो, ये स्ट्रैटेजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल के अंदर है। अब टैक्टिकल डिसीजंस में क्या होता है, ये लाइक कंपनी लेवल्स पे होते हैं। लाइक आपने 10, 15, 20 लोगों को अपने डिसीज़न मेकिंग से इन्फ्लुएंस करके उनका फ़ायदा कराया, ये हो गया टैक्टिकल डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में आपके लाइक 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों को जब लाइक बेनिफिट हो उस डिसीज़न से, हम उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीज़न। रिमेंबर दिस, स्ट्रैटेजिक डिसीज़न जो होता है वो ब्रॉड वे कॉन्सेप्ट होता है, टैक्टिकल डिसीज़न नैरो वे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नाउ मूव टू, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत वाइडर सिलेबस है, मैनेजमेंट एंड एथिक्स भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है, टैक्टिकल डिसीजंस क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही एफिशिएंटली ये सारी चीज़ें बताई हैं अभी। लाइक अगर आप इस पे जाओगे, गो थ्रो करोगे, तो आपको इससे डीप में नहीं मिलेगा। मतलब इससे डीप में वो बेसिकली लाइक वो एग्जांपल्स दे सकते हैं डिफरेंट, लेकिन जो डेफिनेशन है इससे डीप में नहीं मिलेगा आपको फॉर श्योर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which management function is a process of identification of jobs, grouping of jobs, integration and unification of jobs and groups of jobs in an organization, ठीक है। तो बिफ़ोर इसको बताने से पहले मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पता होना चाहिए। लुक, ये टर्म देखो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये मैंने आपको हायरार्की बताई है कैसे चलता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक फंक्शन पता होने चाहिए क्योंकि इस पे आपको लाइक 45 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो फॉर श्योर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको डीप में पता होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि विच मैनेजमेंट फंक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन ऑफ जॉब्स, ग्रुप्स ऑफ जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजिंग का काम, ठीक है। लाइक ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, लुक यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग, unifying, balancing, coordinating the activities that are being performed by members for accomplish predetermined objective. It is a systematic arrangement of people to accomplish some specific purpose. Look, इस क्वेश्चन में ये तो ऑर्गेनाइजिंग का बेस्ट डेफिनेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा है कि विच मैनेजमेंट फंक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, इंटीग्रेशन, लाइक उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन के बाद उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ जॉब्स एंड ग्रुप्स ऑफ जॉब्स। तो मैं आपको इसको बहुत ही प्रिसाइजली समझाता हूँ। लुक, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग होता है, सबसे पहला स्टेज प्लानिंग होता है। तो लेट सपोज आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, लाइक ये 10 प्लान है, ठीक है। किसी एक काम को करने के लिए
लेट सपोज ये वर्क 1 है, तो इसको काम करने के लिए आपके पास ये सारे प्लान्स हैं, ठीक है। ये आपने प्लान इकट्ठा कर लिया। अब इसका आप दूसरा काम क्या करोगे, इसको ऑर्गेनाइज़ करोगे। ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि एक सीक्वेंस में डालोगे कि हाँ सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। तो ये आपने ऑर्गेनाइजिंग कर दिया। इसमें देखो यही पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच मैनेजमेंट फंक्शन, यानी ये सारे मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स एंड इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन ऑफ जॉब्स करता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये सारे जितने भी मेथड्स हैं इनको क्या कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, यानी एक साथ कर रहे हैं। इंटीग्रेट भी वही होता है। ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं कि हम इनको एक कैटेगरी में रख रहे हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स में क्या कर रहे हैं कि हम इस काम को करने के लिए ये जितने भी मेथड्स हैं इनको लाइक एक आइडेंटिटी दे रहे हैं। लाइक इसका I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, और फिर इस सीक्वेंस में लाइक सबसे पहला एग्जीक्यूशन हमारा I1 का होगा, फिर I2 का, फिर I3 का, I4 का और I5 का। ये जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस फॉर श्योर मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाउ कंट्रोल फंक्शन जो होता है कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन। तो कंट्रोल फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला प्लानिंग होता है, फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग होता है, फिर आप उसको डायरेक्ट करते हो, फिर सबसे लास्ट वाला जो होता है आपका कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कंट्रोल फंक्शन किस मैनेजमेंट फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकते। हम प्लानिंग में कभी भी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस, कंट्रोल हम कभी भी प्लानिंग में नहीं परफॉर्म कर सकते, ये आप याद रखें। ऑर्गेनाइजिंग में कर सकते हो, स्टाफिंग में कर सकते हो, डायरेक्टिंग में कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग में नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन प्लानिंग में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। लाइक विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फिल्स अप द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड ह्यूमन पावर। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि लुक, इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फिल्स अप द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड ह्यूमन पावर। लुक, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड ह्यूमन पावर। तो लाइक सबसे पहले तो इसको अगर मैं आप में से ये पूछो तो इसको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो, स्टाफिंग करते हो, ठीक है, स्टाफिंग से ये चीज़ ओवरकम हो जाती है। लाइक लेट सपोज आपने एक प्लान बनाया, उसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वर्कर्स चाहिए, तो वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए आप स्टाफिंग करोगे। तो स्टाफिंग जब आप कर रहे हो, समझो इस चीज़ को, स्टाफिंग जब आप कर रहे हो तो आप ये ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन आपका ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग वाला काम, ठीक है। और ह्यूमन पावर जो होता है वो होते हैं वर्कर्स। ह्यूमन पावर्स का मतलब होता है वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स हो गया ह्यूमन पावर, और ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। इसी में बोला है कि गैप कौन मतलब इसको ओवरकम करता है या फिर इनके गैप को कौन फिल करता है। तो स्टाफिंग, जैसे ही आपने स्टाफ किया, जैसे ही आपने वर्कर्स को हायर किया, जैसे ही आपने एम्प्लॉयर्स को हायर किया, वो इस गैप को फिल कर देंगे, वो ये काम को फिर करने लगेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट measures the performance and ensures the performance according to predetermined standards and objective।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोलिंग। लोग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि लाइक अगर आपने कोई प्लानिंग की है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो और वर्कर्स को रिक्रूट कर लिया है और वर्कर्स उनको बताने लगे, डायरेक्ट कर रहे हो वर्कर्स को कि आपको ये काम करना है, तो उसके बाद जो आखिरी फंक्शन होता है वो कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो ये मतलब सुनिश्चित करना होता है कि आपका काम सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, आपके जो भी एम्प्लॉयर्स है वो सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं। तो इसमें यही पूछा है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेजर्स द परफॉर्मेंस को मेजर करता है एंड शोज द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो मैनेजर ने पहले से सोच रखा है कि हमें अपना काम को इस तरीके से करना है, अगर वो इस तरीके से काम हो रहा है तो उसी को कहते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। और उस काम को करने के लिए हमें वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उस पर वर्कर्स ही काम करेंगे, तो क्या वो वर्कर्स सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या हमारा काम जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये सारा काम कंट्रोलिंग का होता है। कंट्रोलिंग का काम ही ये होता है कि वो चेक करता है कि वेदर योर वर्क इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, इफ़ नॉट देन दे आर गोइंग टू मेड चेंजेस। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो वो चेंजेस करेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कंट्रोलिंग। Now move to the next question. Which of the following is called as horizontal job loading? तो horizontal job loading अगर आप मेरे से बोलोगे तो horizontal job loading का मतलब ये होता है कि लोग यहाँ पे ये बोला है कि सबसे पहले तो इसमें बोला है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग होता क्या है, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है। देखो, इसका आंसर तो जॉब एनलार्जमेंट है। तो उससे पहले मैं जॉब एनलार्जमेंट से पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग का मतलब ये बताना चाहूँगा कि जो जॉब एनलार्जमेंट है होता है, एक सेकेंड, जॉब एनलार्जमेंट से पहले जो हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग होता है उसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें ये होता है कि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग है ये एक प्रोसेस है, लाइक इसमें आप एडिशनल एक्टिविटीज़ विद सेम लेवल टू एन एग्जिस्टिंग रोल। तो एक सेकेंड, इसको मैं आपको बहुत प्रिसाइसली ये बताऊंगा कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक वर्क है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें लेट सपोज़ इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है, M1, M2 और M3। ये 3 मेथड से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग क्या कहता है कि अगर हमें इस काम को करने में ये 3 मेथड अगर लगें और ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसमें एडिशनल मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, M4, M5, लाइक ये 2 एडिशनल मेथड्स हमने ऐड किए इस काम को करने के लिए, तो इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग। तो हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग का मतलब हो गया कि जॉब एनलार्जमेंट, यानी कि जो भी हमारा जॉब पहले 3 मेथड से हो रहा था वो अब 5 मेथड से होगा। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जॉब का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया। सबसे पहले तो ये टाइम बढ़ जाएगा, जॉब का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, हमारे वर्कर्स बढ़ जाएंगे, उनके काम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग में क्या होता है, बेसिकली ये एडिशन ऑफ मेथड्स होता है। रिमेंबर दिस, एडिशन ऑफ मेथड, और ये एक सेम लेवल पे होता है। लाइक 3 लेवल होते हैं, एक आपके टॉप लेवल होते हैं, एक मिडिल लेवल होता है, एक वर्कर वाला लेवल, लो लेवल होता है। तो ये अगर किसी भी लेवल पे होगा तो उसी लेवल पे ही डिफरेंट मेथड्स ऐड होंगे। रिमेंबर दिस, आप क्या बोलते हैं, अगर मिडिल लेवल पे मेथड ऐड कर रहे हो तो वो कभी भी टॉप लेवल पे ऐड नहीं होंगे, ना ही वो बॉटम लेवल पे ऐड होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मिडिल लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ मिडिल लेवल पे मेथड्स को लाइक वो ऐड कर सकते हो। तो इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग। अब आप ये डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। लुक, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब एनलार्जमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज़ विद द सेम लेवल टू एन एग्जिस्टिंग रोल, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा। हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग को ही हम लोग जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। नाउ जॉब एनलार्जमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। एडिशनल एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है या मेथड्स को ऐड किया जाता है विद द सेम लेवल, एक ही लेवल पे, टू एन एग्जिस्टिंग रोल, ठीक है, टू एन एग्जिस्टिंग रोल। सो दिस इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग।
सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मेरे से पूछोगे तो लुक, इस क्वेश्चन में तो मैं सिर्फ आपको जॉब एनलार्जमेंट के बारे में बता पाया हूँ, हॉरिजेंटल जॉब लोडिंग के बारे में बता पाया हूँ। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, और जॉब एनालिसिस क्या होती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को डील करने में, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक आपको इनके बारे में ही नहीं पता होगा, आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको ये पांचों चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ओके। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस में आएंगे, मैंने प्रीवियसली भी कहा है कि अगर ये क्वेश्चंस में आएंगे फॉर श्योर मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स आर कनेक्टेड with an individual's intrinsic desire for personal development। तो वो होता है ग्रोथ नीड्स, ठीक है। इसमें ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स, कौन सा नीड्स है जो कि कंसर्न किया जाता है विद एन इंडिविजुअल इंट्रिंसिक डिज़ायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए, यानी कि पर्सनल मतलब अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट को आप किस चीज़ को वैल्यू करते हो, किस चीज़ को करते हो, वो होता है ग्रोथ नीड्स। रिमेंबर दिस, ये ग्रोथ नीड्स होता है। यानी कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट चाहना है तो उसके लिए आपको अपना ग्रोथ चाहिए, यानी कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जो आपके आसपास हैं वो लोग, मतलब आप ये सोच के जाओगे कि अगर मेरा एनवायरनमेंट अच्छा है तो उससे मेरे को ज़्यादा फ़र्क ना पड़ के मुझे ग्रोथ चाहिए, यानी मनी मेरी बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द पर्सनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर वर्कर हु इज़ वर्किंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इस क्वेश्चन में मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है ये क्लेटन एल्डरफर का जो ERG थ्योरी है, ठीक है। क्लेटन एल्डरजर का जो ये है, क्लेटन एल्डरफर का जो ERG थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसमें जो E होता है, R होता है और G होता है, तीन होते हैं, ठीक है। तो जो E होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक है। E फॉर एग्जिस्टेंस होता है, R फॉर रिलेटेडनेस होता है, और जो लास्ट है वो होता है ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें जो क्लेटन एल्डरफर गेव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच सजेस्ट 3 ग्रुप्स ऑफ कोर नीड्स। सबसे पहला होता है एग्जिस्टेंट नीड्स, फिर होता है रिलेटेडनेस नीड्स, फिर होता है ग्रोथ नीड्स, ठीक है। तो अगर पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए तो ग्रोथ नीड्स होता है। तो और इसको अगर आप एक और होता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जो कि मैंने आपको बताया तो नहीं है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। जो मैस्लोस का हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है उसमें भी यही बात की गई है, ठीक है। उसमें भी यही बात की गई है लेकिन उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात की गई है। क्लेटन एल्डरफर जो है उन्होंने ERG के थ्योरी के माध्यम से किया है। मैस्लो हायरार्की का एक अलग से नीड थ्योरी है, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझाया है, ठीक है। सो ये दो अलग अलग हैं, दोनों ने बात की है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो इसमें जो आंसर होगा पर्सनल डेवलपमेंट का वो ग्रोथ नीड्स होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which theory is concerned with the cognitive process by which an individual interprets behavior being caused by certain parts of the relevant environment, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी इज़ द करेक्ट आंसर। लुक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस वह होता है जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें लाइक माइंडफुल आइडियाज़ होते हैं, जहाँ पे लाइक नए नए आइडियाज़ होते हैं, नई नई मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, यानी नई नई चीज़ों को एक जगह पे क्या बोलते हैं, किसी काम को करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसमें बोला है कि विच थ्योरी इज कंसर्न विद कॉग्निटिव प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स बिहेवियर बीइंग कॉज्ड
बाय सर्टेन पार्ट्स ऑफ द रेलिवेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है वो इंटरप्रेट करे बिहेवियर जो कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ द रेलिवेंट एनवायरनमेंट का एक कारण हो। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो एट्रीब्यूशन थ्योरी है, क्योंकि एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, विशेषताएं आप कह सकते हो। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। तो इसमें भी यही चीज़ है कि जो हमारे क्या बोलते हैं लाइक कॉग्निटिव प्रोसेस में जो नए नए आइडियाज़ आते हैं तो इस थ्योरीज़ में बताया गया, एट्रीब्यूशन थ्योरीज़ में इस चीज़ को बहुत ही लाइक अच्छे से बताया गया है, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मोटिवेट्स पीपल। लोग इस क्वेश्चन में मैंने आपको एट्रीब्यूशन थ्योरी तो बताया, आपको इक्विटी थ्योरी भी पता होना चाहिए। पावर लॉवर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये एल्डरफर ईआरजी थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये भी एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे एक ये एट्रीब्यूशन थ्योरी और एल्डरफर ईआरजी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो ईआरजी थ्योरी का तो मैंने आपको बता दिया, इक्विटी, ई फॉर इक्विटी, आर फॉर रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू डू थिंग्स बट डज नॉट रेज मोरल। तो मनी होता है, इसका करेक्ट आंसर है मनी। मनी जो होता है वो एक्चुअली में अगर कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको सिर्फ मनी मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है। उसको मनी मोटिवेट करेगा लेकिन उसका मोरल अप नहीं करेगा, ठीक है। व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू डू थिंग्स, डेफिनेटली मनी, लेकिन उसके मोरल को मनी कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता, बट डज नॉट रेज मोरल। सो दिस यू हैव टू नो। हाँ, उसके मोरल को कौन वो कर सकता है, एप्रिसिएशन हो सकता है। एप्रिसिएशन उसके मोरल को कुछ लेवल तक करेगा, लेकिन उतने, मैं कहूँगा कि उतने लेवल तक भी नहीं करेगा, क्योंकि मोरल आपका तभी अच्छा होगा जब आपको वो काम अच्छा लगेगा करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका मोरल अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो आपको सिर्फ मनी मोटिवेट कर सकता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट बेसिक्स कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ लो मोरल, ठीक है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो मैनेजमेंट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट बेसिक्स, जो मैनेजमेंट के बेसिक्स होते हैं, कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ लो मोरल। तो जो इसमें कौन से मैनेजमेंट जो बेसिक्स होते हैं वो डील करते हैं प्रॉब्लम ऑफ लो मोरल से। तो आपने कम्युनिकेशन लो मोरल से डील हो सकता है, लीडरशिप का भी कनेक्शन हो सकता है, ट्रेनिंग का भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कंट्रोलिंग का कनेक्शन नहीं हो सकता। कंट्रोल्स में मोरल की ज़रूरत ही नहीं है, लो मोरल हाई मोरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंट्रोल में, क्योंकि कंट्रोल बेसिकली किसी काम को डायरेक्ट करता है कि वेदर द वर्क इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। लेकिन कम्युनिकेशन में अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अगर आपके सामने जो पर्सन है वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो आपका मोरल लो हो जाएगा। लीडरशिप में अगर आपका मैनेजर अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो लो मोरल हो जाएगा। ट्रेनिंग में अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी से नहीं हो रही है तो आप फिर लो फील करोगे। तो यही होता है, डील विद द प्रॉब्लम ऑफ लो मोरल। ये तीनों तो हैं इससे कनेक्टेड, लेकिन कंट्रोलिंग इसका पार्ट नहीं होता है। रिमेंबर दिस, कंट्रोलिंग इसका पार्ट नहीं होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन बाय टच इज़ कॉल्ड। तो कम्युनिकेशन बाय टच को हैप्टिक्स कहते हैं। लुक, हैप्टिक्स में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स हैंडशेक्स, होल्डिंग हैंड्स, हाई फाइव, शोल्डर पैट, ब्रशिंग आर्म एटसेट्रा, ठीक है। तो हैप्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, उस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो हैप्टिक्स होता है, ठीक है। तो हैप्टिक्स इज़ द कम्युनिकेशन बाय टच, हैप्टिक्स होता है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज है, तो ईज़ी टू यूज़ होता है। जो ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड होता है वो ईज़ी टू यूज़ होता है।
ये नहीं होता। एन ऑन गोइंग बेसिस एवेल्यूएशन, अवॉइड सेंट्रल टेंडेंसी एंड बाइसेस से कोई इसका रिलेशन नहीं है। लुक, जो ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड होता है वो बेसिकली क्या होता है, ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल विच कैन बी अप्लाइड टू एनी जॉब्स। ठीक है, ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड होता है जो कि किसी भी जॉब पे अप्लाई हो सकता है। ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड जो होता है, इसमें हम किसी भी वर्कर्स, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, इसलिए ये इजी टू यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी जॉब पे अप्लाई हो सकता है। रिमेंबर दिस, ये किसी भी जॉब पे अप्लाई हो सकता है। क्यों? परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड। ठीक है, ये आप कह सकते हो ग्राफिंग रेटिंग स्केल मेथड एक स्केल मेथड है जिसमें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 109th question is, which of the following was the key aim of scientific management? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, फ्रेडरिक विंसन टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और मॉडर्न मैनेजमेंट का हेनरी फेल को भी कहते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट का। और एक पीटर एफ ड्रुकर है, पीटर एफ ड्रुकर इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द की एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो की एम होता है वो प्रोडक्टिविटी होता है, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। रिमेंबर दिस। लुक, मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है ना, आप इसको कह सकते हो कॉन्वेंशनल, पैराडॉक्सिकल, जो क्या बोलते हैं हमारी चलते आ रही हैं। ठीक है, जो चीज़ें लाइक जो मैनेजमेंट, पुराने मैनेजमेंट जो चलते आ रहे हैं उसको ही हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। कन्वेंशनल मैनेजमेंट आप कह सकते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। तो इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही होता है कि अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड बहुत होते हैं, वर्कर्स ओरिएंटेड नहीं होते, पीपल्स के बारे में नहीं ज़्यादा सोचते, वर्कर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। इनका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट लेना, लाइक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके प्रॉफिट लेना। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। इस क्वेश्चन में ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। in which technique panel of selected individuals is consulted in order to access expert opinion on a subject। तो डेल्फी टेक्निक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि इसमें बोला है कि इन विच टेक्निक पैनल ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स इज़ कंसल्टेड इन ऑर्डर टू एक्सेस एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट। तो डेल्फी ग्रुप में क्या होता है, डेल्फी ग्रुप मेथड में क्या होता है, लाइक इज़ अ प्रोसेस यूज टू अराइव एट अ ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय डिस्कसिंग विद अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। मैंने आपको डेल्फी टेक्निक में ये बताया था कि जो मीटिंग्स होती है ना, लाइक यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई सारी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स उस मीटिंग्स को जब करते हैं, तो यहाँ पे जो डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न मिलकर आता है उसी को हम लोग कहते हैं डेल्फी ग्रुप। रिमेंबर दिस, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम लोग डेल्फी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्फी टेक्निक के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरैक्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉमिनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, मेंटरिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीडरशिप स्टाइल सजेस्टेड बाय लोवा एंड मिचिंगन स्टडीज़। तो जो लोवा और मिचिंगन स्टडीज़ ने जो सजेस्ट नहीं किया था उसमें से जो दो स्टाइल है, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल उन्होंने नहीं सजेस्ट किया था, एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल नहीं सजेस्ट किया था। ठीक है, उन्होंने ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्टाइल को सजेस्ट किया था। ठीक है, अगेन ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, बिकॉज वी हैव टू कवर ऑल 45 क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेल यू एवरी सिंगल थिंग। ओके,
बट मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि लाइक देयर आर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे। लाइक जितना मुझे पता है कि 8 to 10 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। 4 तो यहीं पे होते गए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव। और भी होते हैं, कोचिंग होते हैं, लाइक कोलैबोरेटिव होता है, सर्वेंट होता है, लाइसेज फायरे होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में तो इसको नहीं कवर अप कर पाऊँगा। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है कि जो लोवा और मिचिंगन स्टडीज़ हैं उन्होंने कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं बताया था, तो उन्होंने ये 2 नहीं बताया था। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an organization a general manager asks the sales manager to recruit some salesmen on his behalf. It is an example of, तो ये एग्जाम्पल होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये होता है कि जो मैनेजर होता है आपका, वो जो सेल्स मैनेजर होता है उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि तुम अपने काम को कराने के लिए क्या बोलते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या फिर कुछ सेल्समैन्स को रिक्रूट कर सकते हो। तो उसने अपनी पावर को शेयर किया किसके साथ, सेल्स मैनेजर्स के साथ। तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज दे आर गोइंग टू टारगेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी भी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको चारों चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या होती हैं। लुक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने आपको बताया लाइक कि इसमें क्या होता है कि जो जनरल मैनेजर होता है वो सेल्स मैनेजर को मतलब लुक, delegation of authority is a process where manager divides his works among the subordinates and gives the responsibility to accomplish the respective task. Along with the responsibility lies also shares the power to take the decision. यानी कि वो अपनी पावर को भी शेयर करता है किसके साथ, जो उसके सेल्स मैनेजर होते हैं। यानी एक जनरल मैनेजर अपनी पावर को सेल्स मैनेजर के साथ जब शेयर करता है और वो उसे बताता है कि आप क्या बोलते हैं रिक्रूट कर सकते हो सम अदर सेल्स मैनेजर, तो उसे हम लोग कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और उसी का एक पार्ट होता है डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी। डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी में क्या हो जाएगा कि उसने अपने पावर को शेयर किया। ठीक है, उसने अपने पावर को शेयर किया किसके साथ, सेल्स मैनेजर के साथ। तो डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी उतना आप ये नहीं कह सकते हो कि इसके साथ कनेक्ट है, इसका कोई कुछ और भी मतलब एडिशनल चीज़ें भी हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट देयर इज़ राइट मैन इन द राइट जॉब एंड राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस। ऑर्डर, यानी कि अगर आप ऑर्डर करते हो मतलब ऑर्डर, अगर आपका मैनेजर एक वर्क ओरिएंटेड है तो वो किसी राइट जॉब पे किसी सही मतलब किसी सही काम के लिए किसी सही आदमी को या किसी सही वर्कर को चुनेगा और सही मटेरियल्स को यूज़ करेगा। तो वो किस में आता है, ऑर्डर में आता है। रिमेंबर दिस। तो ये ऑर्डर जो है ये बेसिकली आपका ये उसमें जो हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स हैं उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है ऑर्डर। ठीक है, now move to the next question. Which technique involves change in attitude of workers and management towards each other? तो चेंज इन विच टेक्निक, मेंटल रिवॉल्यूशन होता है, मेंटल रिवॉल्यूशन। विच टेक्निक इन्वॉल्व चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसमें जो होता है मेंटल रिवॉल्यूशन होता है। लुक, जो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर हैं उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ही इंट्रोड्यूसेस वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन की टेक्निक क्या कहती है, रिक्वायर्स कंप्लीट चेंज इन आउटलुक ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, देयर शुड बी स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या कहता है कि जो वर्कर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है जब उसमें क्या बोलते हैं चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जब उनमें कोऑपरेशन की भावना होती है यानी एक साथ काम करने की भावना होती है, तो उसको हम लोग मेंटल रिवॉल्यूशन का एक तरह से कह सकते हैं
पार्ट होता है, ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो ये बेसिकली जो आता है ये मेंटल रिवॉल्यूशन के अधीन मतलब के अंडर में आता है, ठीक है। और अगेन ये मैं कहूँगा कि एक तरह से जो फ्रेडरिक विंसेंट टेलर हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया है, मेंटल रिवॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट को बताया है अपने साइंटिफिक थ्योरी में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which technique of decision making helps managers by providing scientific basis for solving organizational problem? ठीक है, कौन सी टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग है जो हेल्प करती है मैनेजर्स को बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक बेसिस फॉर सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम? तो वो होता है ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। लाइक अगर किसी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम चल रहा है उसके प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, लाइक मैनेजर्स बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक बेसिस, तो वो होता है ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ऑपरेशंस रिसर्च आप कह सकते हैं OR इज़ एन एनालिटिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग विच इज़ यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑपरेशन रिसर्च होता है कि रिसर्च करके लाइक डिफरेंट चीज़ों को देख करके हम उस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the disadvantage of an organization which arises spontaneously? Which of the following is the disadvantage of an organization which arises spontaneously? जो spontaneously यानी कि जो एक के बाद एक spontaneously arise कर जाती हैं उसमें disadvantage क्या है? तो एक तो रोल कॉन्फ्लिक्ट का है और एक ये है रेजिस्टेंस टू चेंज। लुक, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, कि लाइक लेट सपोज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखो, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच अराइजेज स्पॉन्टेनियसली एंड गवर्न्स हाउ पीपल वर्क टुगेदर इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई भी अपने काम को मतलब किसी एक काम को करने के लिए मैनेजर वर्कर से डायरेक्ट बात कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर्स अपने हायर अथॉरिटी से बात कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक सेट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल नेटवर्क, कम्युनिटीज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड इमोशनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें डिसएडवांटेज ये हो जाता है रोल कॉन्फ्लिक्ट का कि अगर लेट सपोज आपने लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो हायरार्की को फॉलो नहीं करता है तो उसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लाइक वर्कर चाहेगा कि ये रोल किसी और को दे दिया जाए, मैनेजर चाहेगा कि ये रोल किसी और मैनेजर को दे दिया जाए, उससे ऊपर जो जनरल मैनेजर होते हैं वो चाहेगा कि ये रोल किसी और जनरल मैनेजर को दे दिया जाए। तो एक तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वो रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो चल रहा है कंपनी में जैसा उसको वो बनाए रखेंगे, यानी कि अगर कोई नई इनोवेटिव चीज़ आती है तो वो उसको रेजिस्ट करेंगे, यानी उसको रोकेंगे कि हमें चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें डिसएडवांटेज हैं स्पॉन्टेनियसली जो अराइज होते हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में पूछा है कि विच मेथड ऑफ अप्रेजल इज़ जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर एवोल्यूशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, इनिशिएटिव्स, टेक्निकल एबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा। तो इसमें बोला है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें इवैल्यूएशन डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, यानी कि उसमें हम जो मेथड ऑफ अप्रेजल है, विच मेथड ऑफ अप्रेजल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो अप्रेजल मेथड्स होते हैं इज़ जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंट वेयर इवैल्यूएशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, इनिशिएटिव्स, टेक्निकल एबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्कर या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी को चेक करना है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो वो हमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जो इनके एफिशिएंसीज़ को, इनके काम को बताती है कि ये कैसा काम कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इनकी परफॉर्मेंस क्या है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बताती है, रिमेंबर दिस, ठीक है।
एक तरह से आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर इन वर्कर्स का हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करना है, तो इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करने के लिए जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनसे हम इनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो 360 डिग्री अप्रेजल है, 720 डिग्री अप्रेजल है, ये जो असेसमेंट सेंटर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ये आपको इंडिविजुअली पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन में तो मैं आपको ये 360 720 डिग्री अप्रेजल बता दूंगा, लेकिन आपको क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड भी पता होना चाहिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट सेंटर भी पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पांचों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आओ आप। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इवेलुएटेड बाय स्टेक होल्डर्स एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रुप्स। तो लुक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसका आंसर है 720 डिग्री अप्रेजल। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक पार्ट है। 720 डिग्री में क्या होता है, 720 डिग्री में क्या होता है, लोग 720 डिग्री में जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर्स होंगे और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे, जब वो किसी वर्कर्स के, जब वो किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, तो वो 720 डिग्री अप्रेजल होता है। 720 डिग्री का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो वर्कर है, मतलब जो वर्कर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक तो उसके जो हेड ऑफ मेंबर्स हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को मतलब चेक करें, और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जब वो उसकी उनके पर्टिकुलर वर्कर्स के उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, या फिर और डिफरेंट जो भी सोर्सेस होते हैं, अलग अलग लोग जो कि वर्कर्स के एफिशिएंसी को चेक करते हैं, उनके परफॉर्मेंस, तो ये 720 डिग्री अप्रेजल होता है। यानी कि हर तरीके से वर्कर की विशेषताओं को जानना, मतलब कि वो कितना एफिशिएंट है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये हो गया 720 डिग्री, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंक्लूड है। 360 डिग्री अप्रेजल वह होता है जिसमें सिर्फ इंटरनल होता है, एक्सटर्नल का कोई काम नहीं होता है। रिमेंबर दिस, इसमें सिर्फ इंटरनल का काम होता है कि जब कोई वर्कर अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है, तो उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, जब वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, ठीक है, तो ये खुद उनकी कंपनी कर रही है। तो ये हो गया 360 डिग्री अप्रेजल। 720 में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, 360 में सिर्फ इंटरनल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें देखो क्या पूछा है कि एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ एवेल्यूएटेड बाय स्टेक होल्डर्स एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रुप्स। स्टेक होल्डर्स तो करेगा ही, एक्सटर्नल ग्रुप भी करेगा, तो वो कौन करेगा, 720 डिग्री अप्रेजल होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एथिक्स डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा, इथॉस होता है। इथॉस से एक ग्रीक वर्ड है जिससे एथिक्स मतलब डेराइव किया गया है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक एजम्पशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो इसमें जो बेसिक एजम्पशन ऑफ बिजनेस एथिक्स ये होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल अप्रूवल। ठीक है, लोग इसमें क्या है कि इसमें ये है कि बेस्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होता है, एम्फेसिस ऑन मोरल स्टैंडर्ड भी नहीं होता, इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होता, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल अप्रूवल होता है। जो बिजनेस एथिक्स होता है वो एक एजम्पशन लिया जाता है कि जो सोशल, जो सामाजिक हमें अधिकार मिले हैं, अप्रूवल मिला है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है बिजनेस एथिक्स। रिमेंबर दिस, ना ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इसका कोई कनेक्शन है, ना ही मोरल स्टैंडर्ड से, और ना ही ह्यूमन वैल्यूज से, तो कोई भी नहीं है। तो ये तीन ना हो करके इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल अप्रूवल। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट 20 का आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एनकरेजेस गुड एथिक्स इन द वर्क प्लेस। तो गुड एथिक्स, लुक,
अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एनकरेजेस गुड एथिक्स इन द वर्क प्लेस। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी अगर होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एनकरेज करेगा, फेयर ट्रीटमेंट होगा तो वो एनकरेज करेगा, प्रोटेक्टिव इन मैकेनिज़्म को अगर वो क्या बोलते हैं प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो होगा। लेकिन ब्राइब, अगर ब्राइब को वो कर रहे हैं, मतलब ब्राइब देना यानी कि लाइक घूस खिलाना, तो वो कभी भी लाइक गुड एथिक्स में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑल एक्सेप्ट सी, यानी कि ब्राइब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यही पूछा है कि एनकरेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एनकरेजेस गुड एथिक्स इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये सारे, लेकिन ब्राइब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिज़नेस एंटरप्राइज को कौन इंश्योर करेगा। तो इसमें बेसिकली होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या बोलते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा है, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, वो इफ़ेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द टेस्ट ऑफ वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़। पीटर एफ ड्रुकर ने कहा था। ठीक है, पीटर एफ ड्रुकर ने कहा था हु सेड बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड विद द टेस्ट ऑफ वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़। ठीक है, बिजनेस एथिक्स जो होता है वो टेस्ट ऑफ वैल्यूज़, किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यूज़ को टेस्ट किया जाता है या फिर सोशल वैल्यूज़ को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। पीटर एफ ड्रकर कौन है? पीटर एफ ड्रकर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, MODERN, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, one of the most important question according to me, who is the father of modern management? Peter F Drucker is the father of the modern management। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये फ्रेज़ किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने कहा था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो लुक, बिजनेस एथिक्स के कौन से फीचर्स हैं? तो सबसे पहला लिखा है कि इसमें सबसे पहला लिखा है कि बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस एथिक्स गिव्स प्रोटेक्शन टू कस्टमर्स एंड अदर सोशल ग्रुप्स। ये सही है। ठीक है, कि वो प्रोटेक्शन टू कस्टमर्स एंड अदर सोशल ग्रुप्स देता है। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड लीगल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिमिट्स विद इन विच अ बिजनेस हैज़ टू बी कंडक्टेड। ये भी सही है। फिर बिजनेस एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ है। सही है। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉलेंटरी होता है, इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। इसका मतलब कि हम इस पे क्या बोलते हैं, कानून नियम नहीं लगा सकते या कि आपको ये करना ही करना है। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है कि एक लाइक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन वो एनफोर्स्ड बाय द लॉ नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का लॉ होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि एनफोर्स्ड बाय द लॉ, कि दैट इज़ द रीज़न इस क्वेश्चन में बोला इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द क्रूशियल स्टेप इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एथिक्स। यानी कि बिजनेस एथिक्स को लर्न करने में और समझने में सबसे क्रूशियल स्टेप्स क्या है? तो क्रूशियल स्टेप्स है लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज़, कि एथिकल इश्यूज़ क्या है एक्चुअल में। ठीक है, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज़, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में क्या एथिकल इश्यूज़ हैं उसको और रिकॉग्नाइज़ किया जाए, यानी कि उसको एड्रेस किया जाए, तब जा कर के हम क्या बोलते हैं क्रूशल स्टेप ले सकते हैं इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगेन आई एम सेइंग कि लर्निंग टू रिकॉग्नाइज द एथिकल इश्यूज़, तभी जा कर के, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एथिकल मतलब क्या इश्यूज़ हैं, एथिकल इश्यूज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Unethical behavior is an action that falls outside of what is considered morally right or proper for a person. Unethical behavior is often triggered by, तो look,
अनएथिकल बिहेवियर जो ट्रिगर्ड होता है वो प्रेशर, अगर आप इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। इसमें बोला है कि जो अनएथिकल बिहेवियर है वो एक एक्शन होता है जो कि फॉल आउटसाइड ऑफ व्हाट इज़ कंसिडर्ड मोरली राइट और प्रॉपर फॉर ऑफ अ पर्सन। यानी कि अनएथिकल बिहेवियर इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय, यानी कि अनएथिकल बिहेवियर का मतलब कि जो कि जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कर काम कर रहा है, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है तो वो अनएथिकल बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो उसको क्या ट्रिगर करता है अनएथिकल बिहेवियर करने के लिए, यानी उसको बदतमीजी करने के लिए क्या ट्रिगर करता है। तो उसको ये हो सकता है कि वो अनएथिकल बिहेवियर उसको ट्रिगर कर रहा है कि प्रेशर फ्रॉम हायर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स, यानी कि जो हायर मैनेजमेंट में बैठे हैं वो उसको प्रेशर कर रहे हैं, वो उस पर दबाव बना रहे हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं अनएथिकल बिहेवियर करे, और एक ये हो सकता है कि एन ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर दैट कंडोन सच बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऐसी बिहेवियर को सपोर्ट किया जाता हो, ठीक है। तो वो उसको और ट्रिगर करेगा कि अरे जब ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे डायरेक्टर्स हैं वही हमें अनएथिकल बिहेवियर सपोर्ट कर मतलब करने के लिए कह रहे हैं तो हम इसको और करेंगे। तो दीज टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of these factors affect ethical and unethical behavior in a which of these factors affect on ethical and unethical behavior in a workplace? Ethical dilemma, ठीक है। Ethical dilemma is the correct answer. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। एथिकल डिलेमा होता क्या है? एथिकल डिलेमा इज़ अ सिचुएशन इन विच अ डिफ़िकल्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि दो कोर्स ऑफ एक्शन में जब आपको लगे कि हाँ ये दो कोर्स में से सबसे बेटर कौन सा है तो वो होता है एथिकल डिलेमा, ठीक है। एथिकल डिलेमा इज़ अ सिचुएशन इन विच अ डिफ़िकल्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू कोर्स ऑफ एक्शन। Ethical decision involves analyzing different options and eliminating those with an unethical standpoint and choose the best ethical alternative, ठीक है। तो ethical dilemma मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एक मैनेजर के पास कोई काम है और वो किसी एक एथिकल डिलेमा में फंस गया 3-4, तो वो क्या करेगा उसमें एलिमिनेट करेगा कि हाँ वो अपने अपने लीडरशिप के अनुसार वो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ों को सिलेक्ट करके बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर देगा। तो एथिकल डिलेमा का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाना। तो एथिकल डिलेमा में ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कि एक मैनेजर को डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ता है, एक बहुत ही मुश्किल डिसीज़न लेना पड़ता है, उसे सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा एथिक्स अच्छा है, ठीक है। यानी वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होने के बावजूद भी उसे एक सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एथिकल चीज़ को सेलेक्ट करना है अपने काम को करवाने के लिए। Now move to the next question. What can be terms as beliefs and attitudes that can actually conflict with our ethical decision? अब ये क्वेश्चन में बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए मोरल्स क्या होते हैं, वर्च्यूज़ क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेडिकेशन, ये तो बेसिक हो गया। वर्च्यूज़ क्या होता है और मोरल्स क्या होता है? एक होता है मोराल, MORALE, ठीक है, मोराल, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें सिंपल पूछा है कि व्हाट कैन बी टर्म्ड एज बिलीव्स एंड एटीट्यूड दैट कैन एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट विद आवर एथिकल डिसीजन, यानी कि कौन से बिलीफ और एटीट्यूड्स हैं जो हमारे एथिकल डिसीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो वो वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ यानी हमारे सिद्धांत, हमारे जो सिद्धांत है जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उससे ये कॉन्फ्लिक्ट करता है क्या? एथिकल डिसीज़न, कि आपको कंपनी के जो एथिकल डिसीज़न है जब आपको उनके बेस्ड पे अपने वैल्यूज़ को मतलब आपको अपने वैल्यूज़ भी कंसिडर करने हैं, और जो एथिकल डिसीज़न है किसी एक कंपनी में एक कोई प्रॉब्लम है उसको आपको एथिकली सॉल्व करना है। तो अगर आप इन दोनों का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं और एथिकल डिसीज़न है, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो गया वो वैल्यूज़ हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एथिकल थ्योरी सजेस्ट दैट बिजनेस एक्शन नीड नॉट टू बी गाइडेड बाय जनरल एथिकल स्टैंडर्ड, कि कौन सी एथिकल थ्योरी सजेस्ट करती है
कि जो बिजनेस एक्शंस होते हैं नीड नॉट टू बी गाइडेड बाय जनरल एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो वो होते हैं थ्योरी ऑफ अमोरलिटी। थ्योरी ऑफ अमोरलिटी में क्या होता है कि इसमें जो बिजनेस एक्शन है इसमें लाइक थ्योरी ऑफ अमोरलिटी आप ये कह सकते हो लाइक कंपनीज़ के कोई लाइक लेट सपोज कंपनीज़ का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर उसको आप नहीं फॉलो कर रहे हो यानी कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो कर रहे हो तो वो थ्योरी ऑफ अमोरलिटी में आ जाएगा। लुक, अमोरलिटी इज़ द केस ऑफ नॉट बीइंग मोरल और immoral. A moral should not be confuse the concept of immoral which refers of doing something they know or believe to be wrong. ठीक है, a morality theory argues that business can be amoral and action of business need not to be guided by general ethical standard. यानी कि अगर कोई कंपनी है उसके जनरल क्या बोलते हैं उसके खुद के कोई एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर उनकी खुद की एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करके दूसरे प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाए तो वो थ्योरी ऑफ अमोरलिटी में आता है। ठीक है, यानी कि वो एक्चुअली में कंपनी के सिद्धांत को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो अपने सिद्धांत को उस अपन अबव या किसी दूसरे एथिकल प्रिंसिपल्स को उस प्रॉब्लम पे थोप रहे हैं जो कि कंपनीज़ के नहीं हैं, तो वो थ्योरी ऑफ अमोरलिटी में आ रही है। ठीक है, थ्योरी ऑफ अमोरलिटी में। अब इसमें आपको नॉर्मेटिव और ट्रेडिशनल भी पता होना चाहिए, तो आप इसको एक बार गो थ्रो कर लीजिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ethical codes are a guide of principle designed to help professional conduct business with honesty and integrity. Which of the following is not an example of ethical code? तो look, ethical code इसमें से एथिकल कोड का मतलब होता है, इसमें बोला है एथिकल कोड आर अ गाइड ऑफ प्रिंसिपल डिज़ाइन टू हेल्प प्रोफेशनल्स कंडक्ट बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यानी एथिकल कोड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कंपनी हो वो सही डायरेक्शन में सही मतलब ऑनेस्टी के साथ काम करे, इंटीग्रिटी के साथ काम करे और प्रोफेशनल कंडक्ट हो। ठीक है, यानी कि उसमें चीटिंग ना हो। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ एथिकल कोड, कौन सा एथिकल कोड का एग्जांपल नहीं है। तो वी प्रोवाइड बेटर सर्विस, ये एथिकल कोड के अधीन में आता है। वी बिलीव इन क्वांटिटी, ये भी एथिकल कोड के अंदर में आता है। वी बिलीव इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी आता है। वी बिलीव इन मोर प्रोडक्शन, ये नहीं आता है। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड कभी भी क्या बोलते हैं मोर प्रोडक्शन पे नहीं फॉलो करता है। ठीक है, वो हमेशा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे, बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन पे काम करता है, वो कभी भी प्रोडक्शन पे काम नहीं करता है। वी बिलीव इन मोर प्रोडक्शन इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो ये एथिकल कोड होता है कि आप कितने अच्छे से किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक बेटर सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट्स को अपने, क्या क्वालिटी है आपकी, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, कस्टमर रिटेंशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये एथिकल कोड है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन की कोई मान्यता नहीं है कि आप कितना क्या बोलते हैं प्रोडक्शन दे रहे हैं, आपकी कंपनी को कितना क्या बोलते हैं मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सर्विस से मतलब होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is an ethical theory which bases moral judgment on the outcome of an action is called consequentialist theory. ठीक है, ये consequentialist theory है। अब इसमें जो है अगेन ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने जाऊँ तो। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा, सिर्फ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी को कवर कर लूँगा। आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल क्या होता है, नॉर्मेटिव, डियोंटोलॉजी, एक यूटिलिटेरियन भी होता है, एक वर्च्यू भी होता है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। लुक, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या होता है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिकल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल। ठीक है, वेदर एन एक्ट इज़ राइट और रॉन्ग इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिजल्ट और आउटकम ऑफ दैट एक्ट। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी में इसमें सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन में एन एथिकल थ्योरी विच बेसिस मोरल जजमेंट ऑन द आउटकम्स ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी ये होता है कि लेट सपोज आपने कोई एक एक्ट, आपका कोई एक काम है, उस पर आपने एक एक्ट किया, मतलब एक डिसीज़न लिया। अब वो चाहे राइट भी हो सकता है, वो रॉन्ग हो सकता है, आपको नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आया तो लेट सपोज आपसे वो काम सही हो गया, यानी कि वो राइट हो गया। तो जब ये क्या बोलते हैं आउटकम पे डिपेंड करने लगे, यानी कि आपके आउटपुट पे डिपेंड करने लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी। यानी कि जो आपके आउटकम
पे डिपेंड करके उसे राइट और रॉन्ग बताए, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ थ्योरीज आर कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी विच इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पर्टिकुलर लाइक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो इसमें मैं एडिशनल चीज़ ये बताऊंगा आपको कि द मोर गुड कॉन्सिक्वेंस एन एक्ट प्रोड्यूसेस द बेटर और मोर राइट द एक्ट इज़, यानी कि जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं रिज़ल्ट अच्छा आएगा उतना ज़्यादा आपका जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होगा, ठीक है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है द मोर गुड कॉन्सिक्वेंसेस एन एक्ट प्रोड्यूसेस द बेटर और मोर राइट दैट एक्ट इज़, यानी कि अगर आपका आउटपुट अच्छा आया है तो आपका जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर आपका आउटपुट जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं आया है, रॉन्ग आया है, तो आपका जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी है वो ये बोल रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which ethical theory analyzes rightness, wrongness of individual choices in terms of character or dispositions of the agent making the choices? तो ये वर्च्यू थ्योरी में होता है, लुक, ठीक है, ये वर्च्यू थ्योरी में होता है। वर्च्यू थ्योरी का मतलब ये होता है कि आपकी परवरिश जो भी आप बचपन से सीखते आए हो, लाइक जो भी आपने अभी तक जो भी आपकी कैरेक्टर बन चुकी है, जो भी आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बेस पे जब आप डिसीज़न लेते हो तो उसे वर्च्यू थ्योरी कहते हैं, ठीक है, वर्च्यू थ्योरी कहते हैं। डिओंटोलॉजी में क्या होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं, आप सिर्फ कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हो, किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले सिर्फ आप जब कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हैं वो डिओंटोलॉजी होता है। नॉर्मेटिव में क्या होता है कि आप कंपनीज़ के, आप ये भी कह सकते हो नॉर्मेटिव एक तरह से डिओंटोलॉजी का एक तरह से मैं कह दूंगा कि एक सब सेक्शन शेयर करता है कि जो भी नॉर्म्स होते हैं, लाइक डिफरेंट नॉर्म्स होंगे डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में, तो वो नॉर्मेटिव थ्योरी होता है, ठीक है। वर्च्यू थ्योरी मैंने बता दिया है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड ले रहे हो। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है विच एथिकल थ्योरी एनालाइजेज द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर और डिस्पोजिशंस ऑफ द एजेंट मेकिंग द चॉइस। तो वो बेस्ड होता है किस पे, वर्च्यू थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस क्या है वो वर्च्यू थ्योरी में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग बिजनेस एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एथिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द फैक्ट। तो एक तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम, application of legal behavior, company's decision making process, attitude in the organization, attitude of the organization's leader, ठीक है, कि लीडर का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, वो बिजनेस एथिक्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। कंपनी का डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन ऑफ लीगल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और रिवॉर्ड सिस्टम है या नहीं, वो भी क्या बोलते हैं बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of the following ethical issue in finance need to be confronted in an organization? Which of the ethical issue in finance need to be confronted? तो इसमें जो जो कन्फ्रंट करेंगे वो होता है एक फेक रीइंबर्समेंट और विंडो ड्रेसिंग। फेक रीइंबर्समेंट यानी कि लाइक गलत, अगर कोई कंपनी या फिर कोई मैनेजर अपने ऊपर वाले लेवल ऑफ मैनेजर्स को गलत ट्रांजेक्शन, फेक ट्रांजेक्शन दिखाता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको कन्फ्रंट करना चाहेंगे कि ये फ्रॉड है, तो इस पे फेक रीइंबर्समेंट पे इसको एक एथिकल इशू की तरह उसको इंक्लूड करके उसको कन्फ्रंट करेंगे। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, आपने दुकान देखे होंगे, वहाँ पे अपने लाइक माल को बिकवाने के लिए वो बाहर बहुत सारे ऐसे आइटम्स लगाते हैं जो बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव हो। तो विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है बेसिकली कि भले ही शॉप उतनी एफिशिएंट ना हो, लेकिन उन्होंने बाहर ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, ऐसे माल लगाए हैं ताकि जो इंडिविजुअल है वो उनके दुकान पे जाके उनको ख़रीदे। लेकिन जब वो
एक्चुअल में माल ख़रीद के यूज़ करे तो वो क्या बोलते हैं नकली माल हो, तो उसे ही कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो इसको भी, तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि ये फेक रीइंबर्समेंट और जो विंडो ड्रेसिंग है, इसको क्या बोलते हैं कोई भी कंपनी एड्रेस करना चाहेगी, इसको एज एथिकल इशू में इंक्लूड करना चाहेगी, ताकि कभी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो। रिमेंबर दिस, ताकि कस्टमर के साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। Now move to our last question. Our last question is, which type of ethics provides an idea about how to mediate between business goals and moral demands, and how to serve the society more ethical way and gain corporate excellence? तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेटरी से मिल सकता है। रिमेंबर दिस, अगर आपका पार्टिसिपेटरी है, यानी कि अगर आपके लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पार्टिसिपेटरी यानी कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ घुल मिल के काम करते हैं, तो वो एथिक्स यानी कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट आपको क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं हाउ टू सर्व द सोसाइटी मोर एथिकल वे, वो एक तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है विच टाइप ऑफ एथिक्स प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट हाउ टू मेडिएट बिटवीन बिजनेस गोल्स एंड मोरल डिमांड्स, यानी कि जो भी बिजनेस गोल्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और जो भी मोरल डिमांड्स हैं, ठीक है, यानी कि वो कंपनी क्या बोलते हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को, मोरल को, मतलब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है कंपनी का उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हाउ टू सर्व द सोसाइटी मोर एथिकल वे एंड गेन कॉरपोरेट एक्सीलेंस, यानी कि कॉरपोरेट एक्सीलेंस को वो अचीव करने के लिए हमेशा पार्टिसिपेटरी एथिक्स होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी एथिक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या बोलते हैं बद्ध हैं कि कंपनीज़ के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे और आपस में घुल मिल के रहेंगे। उससे क्या होगा, कॉरपोरेट एक्सीलेंस होगा, जो भी बिज़नेस गोल्स हैं और जो मोरल डिमांड्स हैं उसको क्या बोलते हैं एक तरह से एक कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्टिसिपेटरी एथिक्स है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। I have in this video I have told you like best of 45 question for the management and ethics part. ठीक है, for the management and ethics part. ठीक है, so again before ending this video I just want to tell you, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसको हल्के में ना लें। दीज क्वेश्चंस आर हाईली रिकमेंडेड फॉर द एग्ज़ाम। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। ठीक है, वैरायटी, और जब आप उस वैरायटी से गुजरोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ हम अभी क्या बोलते हैं बहुत कम पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट एंड एथिक्स बहुत ही वाइडर सिलेबस है। आप इसके सिलेबस को क्या बोलते हैं एक कॉन्स्ट्रेंड वे में आप इसके सिलेबस को बहुत कंसाइजली नहीं पढ़ सकते। आपको इसके लिए क्वेश्चंस को फॉर श्योर कंसिडरेशन में लेना होगा, अदरवाइज़ देयर इज़ कोई यूज़फुल नहीं है अगर आप सिर्फ थ्योरीज़ डेफिनेशन पढ़ रहे हो। तो जब तक आप क्वेश्चन से रिलेट नहीं करोगे तब तक आपको एक्चुअल आंसर नहीं मिलेगा। और उसके लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपको थ्योरीज़ नहीं, मतलब आपको सारे सब टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट और एथिक्स के और जो भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको ये सारे क्वेश्चंस में इंटरकनेक्टेड होगा, आपको ये सारे क्वेश्चन में मिलेगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं जितने भी बेस्ट ऑफ 45 क्वेश्चंस कराता हूँ मैनेजमेंट एंड एथिक्स के, ये वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड होते हैं एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव के। फॉर श्योर इससे बाहर या इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं वो पूछ सकते। क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है मैनेजमेंट एंड एथिक्स का, जितना मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ फॉर FCI AGM, जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो भी टेक्निकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ मोर देन एफिशिएंट। ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस अगेन आई एम सेइंग हाईली रिकमेंडेड फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं मैंने बोला है कि और आपको सब टॉपिक्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, आप उसको भी गो थ्रू करो। So this is it regarding in this
video. Now lastly I just want to tell you that after a long time, मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू गिव यू मोर वीडियोस फॉर श्योर इन सीक्वेंशियल. मैं आपको सीक्वेंशली वीडियोस दूंगा, लेकिन ड्यूरेशन उसका कम हो सकता है, ठीक है. तो आप इसको लाइक कंसिडर करें. एंड इफ़ यू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड इफ़ यू हैव एनी queries, do comment in the comment section. When I am free, I am going to address those questions, ठीक है. So if you are liking the channel, do subscribe the channel, because this is one of the most important thing for me. Once you subscribe, you actually knows that what type of videos I'm going to upload. And if you have any queries lastly, you can ask. I am for sure come to your queries related to these topics, okay, or related to this video. So this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.